हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामेत क्लासेस। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ इन्फ्लेशन का दूसरा पार्ट, जो कि कॉजेस, इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पहले पार्ट पे इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, फिर अलग अलग इकोनॉमिस्ट के जो इन्फ्लेशन पे व्यू था उसको समझा था, और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में भी पढ़ा था। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो दूसरा पार्ट है हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के कारण। तो पहला है इन्फ्लेशन ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज। इन्फ्लेशन गवर्नमेंट सरकार की नीतियों के कारण मुद्रास्फीति, ठीक है। इसमें जो पहला पॉइंट है ड्यू टू डिफिसिट फाइनेंस, घाटे की वित्त व्यवस्था। दोस्तों, अब ये डिफिसिट फाइनेंस है क्या? तो हम लोग जानते हैं कि जो भी गवर्नमेंट है हमारी, अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं हम, तो एक बजट बनाती है, हर हर साल एक बजट बनाती है। तो जो बजट है वो जो गवर्नमेंट का जितना इनकम है उससे ज़्यादा अगर एक्सपेंडिचर हो जाता है तो उसको हम लोग डेफिसिट फाइनेंस कहते हैं। तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है वो डेफिसिट फाइनेंस का ही बजट को प्रीफर करती है, डेफिसिट बजट ही प्रीफर करती है। तो उनका होता क्या है कि जितना वो एस्टिमेट करके रखते हैं कि इतना इनकम होने वाला है, उनको टैक्स के जरिए से मिलने वाला है, उससे ज़्यादा वो एक्सपेंडिचर को शो करते हैं बजट में। तो उससे ही हम लोग डेफिसिट बजट कहते हैं या डेफिसिट फाइनेंस कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ड्यू टू वार। जी हाँ दोस्तों, वार जो है वो किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं होता है। वार की वजह से बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं जो कि अनप्रोडक्टिव होते हैं। वो उन एक्सपेंडिचर्स का कोई ये नहीं होता है कि पहले से सोच समझ कर किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अचानक से हो जाता है, वार का कंडीशन कभी भी क्रिएट हो सकता है। तो इस केस में जो है वो क्या होता है, प्राइस राइज हो जाता है और फिर इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री में आ सकता है। अगला पॉइंट है ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, विकास कार्यों हेतु। जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि वो डेवलप्ड कंट्री बने। तो इस वजह से उन्हें तेज़ी से डेवलपमेंट वर्क करना पड़ता है। तो इस कारण से जो होता है इन्फ्लेशन वो बढ़ जाता है, बहुत सारे जो वस्तुएं उनकी प्राइस राइज होने लगती है, और इसी कारण से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट है टैक्स पॉलिसी। जो गवर्नमेंट की जो टैक्स पॉलिसीज़ है उस पर भी जो हमारा इन्फ्लेशन है वो डिपेंड करता है। क्योंकि अंडर डेवलप कंट्रीज़ का जो होता है टैक्स पॉलिसीज़ वो इंक्रीजिंग होता है, गवर्नमेंट धीरे धीरे करके टैक्स को इंक्रीज करती है। तो इस केस में भी क्या होता है, प्राइस राइज होता है और फिर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगला है हमारा वीक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वीक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, अगर वीक एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, जो कमज़ोर अगर प्रबंधन रहता है, तो इस केस में क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाती है, करप्शन बढ़ जाता है। तो जब ब्लैक मार्केटिंग और जो करप्शन होता है, उन पैसों का जो है वो गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं होता है ना, उनका उन पे वो टैक्स मिल पाता है। तो इस कारण से भी क्या होता है, प्राइस राइज होने का चांसेस रहते हैं और फिर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था पहला, इन्फ्लेशन ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। दूसरा है हमारा अदर काउजेस, अन्य कारणों से कैसे इन्फ्लेशन होता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो स्लैकनेस इन प्रोडक्शन, क्या होता है प्रोडक्शन में स्लैकनेस मतलब कमी आ जाती है, मतलब धीमा हो जाता है जो प्रोडक्शन है। तो ऐसा जनरली किस लिए होता है, तो इसमें हम लोग ले सकते हैं कि जो लेबर है वो सही तरह से काम नहीं कर रहे होते हैं, तो इस वजह से जो प्रोडक्शन है वो स्लो हो जाता है, प्रोडक्शन का रेट जो है वो स्लो होने लगता है, ठीक है। तो एक अलग जो दूसरा केस होता है इसमें हो सकता है कि जो नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया है ना, भूकंप वगैरह, बाढ़ वगैरह जो आ जाते हैं, तो इस केस में भी जो प्रोडक्शन है वो स्लो हो जाता है। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, कोरोना की वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्शन स्लो होने लगा, तो इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होने का चांसेस रहता है, ठीक है। और एक और इसमें केस हो सकता है कि जो लेबर है वो सही जो लेबर कभी कभी स्ट्राइक पे चल जाते हैं, तो इससे भी क्या होता है, प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक। अगला पॉइंट है हमारा ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट, लागत में बढ़ोतरी के कारण। तो ये जाहिर सी बात है कि जब हम लोग कॉस्ट इंक्रीज होगा, जैसे कि अगर लेबर का कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है या जो भी कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका भी कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसका कॉस्ट इंक्रीज होता है, तो जनरली जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, वो तो अपने पैसे तो यूज एक्सपेंड करेगा नहीं। प्रोड्यूसर जनरली प्रोड्यूस इसलिए करता है ताकि उसको प्रॉफिट अर्न हो सके। तो जब जो कॉस्ट है वो लागत जब है उसका बढ़ने लगता है, तो क्या करता है, जो कमोडिटी वो प्रोड्यूस करता है उसका भी प्राइस को वो
हाई कर देता है, तो इस केस में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है इंक्रीज इन डिमांड। मांग के बढ़ने से भी इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। हम लोगों ने पहले वीडियो में ही देखा था, है ना, जब डिमांड इंक्रीज हो जाता है और सप्लाई वहीं पे कांस्टेंट रह जाता है तो इस केस में प्राइस राइज देखने को मिलता है और फिर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में देखने को मिलता है। ड्यू टू बैंकिंग एक्टिविटीज़, बैंकों के कार्यों के कारण भी इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। अब होता क्या है कि जो बैंक हैं वो अपना क्रेडिट को जो है वो एक्सपेंड कर देते हैं, तो इस केस में हम लोग क्या मिलता है, प्राइस राइज देखने को मिलता है और इससे इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में। तो ये था हमारा कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की ओर, मुद्रास्फीति के प्रभाव। तो कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन कॉजेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन बट हायर इन्फ्लेशन कॉजेज एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। दोस्तों इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने बताया था कि क्या होता है कि इन्फ्लेशन अगर 10% के अंदर है तो वो इकोनॉमी के लिए सही होता है ना, उससे कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन जब इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा बढ़ने लगता है तो फिर वो एडवर्स इफेक्ट इकोनॉमी को देने लगता है ना, विपरीत प्रभाव डालने लगता है। तो आइए देखते हैं इस पर क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो पहला है हमारा इकोनॉमिक इफेक्ट्स, आर्थिक प्रभाव। तो इकोनॉमिक्स इफेक्ट्स में क्या क्या है, पहला है टॉपिक है हमारा जनरल पब्लिक। तो इन्फ्लेशन काउजेज द डिसएडवांटेजेस टू द जनरल पब्लिक। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, जो कमोडिटीज़ का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करने लगता है। तो इस केस में जो जनरल पब्लिक है, जो आम लोग हैं, उनका क्या होता है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम हो जाता है ना। अगर उदाहरण ले लें कि अगर जो एक पेन मार्केट में 5 रुपये में मिल रहा था अभी, कल जाके वो क्या हो जा रहा है, 10 रुपये हो जा रहा है। तो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो परचेज करने जा रहा है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज़ करने लगता है। तो इससे क्या होता है, डिसएडवांटेज इफेक्ट पड़ रहा है जनरल पब्लिक पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कंज्यूमर्स। एडवर्स इफेक्ट ऑन फिक्स्ड इनकम ग्रुप बट एडवांटेज फॉर द कंज्यूमर्स ऑफ फ्लेक्सिबल इनकम। हम लोगों को पता है जो कंज्यूमर्स है वो दो इनकम ग्रुप में होते हैं। एक फिक्स्ड इनकम ग्रुप में जिनको मंथली फिक्स्ड जो सैलरी है इतना मिलता है, और दूसरा हो गया जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं जिनका इनकम फिक्स्ड नहीं रहता, फ्लेक्सिबल चेंज होते रहता है ना। तो जिनका इनकम फिक्स्ड है उनको क्या होता है, इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है ना। उनका चूँकि इनकम तो फिक्स्ड उतना ही उनको आय प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब ये कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ने लगता है तो फिर उसको इफेक्ट पड़ता है उसके इनकम पे। फिर दूसरा क्या है, जो जिनका इनकम ग्रुप फिक्स्ड नहीं है, तो जैसे कि अगर हम लोग बिजनेस क्लास का ले लें, अगर कोई शॉपकीपर है तो क्या होता है, उनको बेनिफिट होता है। जैसे कि कल को उसने अगर कोई कमोडिटी को लो प्राइस पे खरीद के रखा है तो उसका क्या हो सकता है, अगर रेट बढ़ जा रहा है तो उसको बेनिफिट हो गया, है ना। जैसे कि अगर कल एक शॉपकीपर ने जो 5 रुपये का पेन था वो खरीद के ला के रखा है बेचने के लिए, अब उसका कल को जाके रेट बढ़ जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है, उसका बेनिफिट हो जा रहा है। तो इसीलिए जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप है उनको इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, और जो फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप है उनको इससे लाभ होता है इन्फ्लेशन से। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा लेबर क्लासेस। कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन इज सुटेबल फॉर लेबर क्लासेस बट हाई इन्फ्लेशन काउजेज एडवर्स इफेक्ट ऑन लेबर क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, जो इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल वे में किया जाए तो वह लेबर क्लासेस के लिए सुटेबल होता है, लेकिन जो इन्फ्लेशन जब हाई इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है तो वो लेबर क्लासेस को भी इफेक्ट करता है। जैसे कि कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन में जो लेबर क्लासेस है उनका वेज जो है, मजदूरी दर है, वो बढ़ता है। लेकिन जब हाई इन्फ्लेशन होने लगता है तो जो प्राइस राइज का जो रेट है तो और जो लेबर का मजदूरी दर है, उसको दोनों के अगर कंपेयर करें तो जो मजदूरी दर है वो कम हो जाता है जो प्राइस रेट है उसमें, है ना। जैसे मतलब जो कीमत जितना बढ़ रहा है उससे कम उसका मजदूरी होने लग जाता है इस केस में जब हाई इन्फ्लेशन होता है। तो कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन लेबर क्लासेस के लिए अच्छा होता है, लेकिन हाई इन्फ्लेशन लेबर क्लासेस के लिए नुकसानदेह होता है ना। अगला बढ़ते हैं हम लोग प्रोड्यूसर्स। इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द प्रोड्यूसर, द प्रॉफिट इंक्रीजेस। प्रोड्यूसर्स के लिए इन्फ्लेशन हमेशा गुड होता है, अच्छा होता है। उनके इनसे होता क्या है, उनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होने लगता है, क्योंकि वो कमोडिटी को प्रोड्यूस करके रख तो देते हैं, इसके बाद फिर जब उनका रेट बढ़ने लगता है तो उनको अच्छा खासा उससे प्रॉफिट अर्निंग हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं इन्वेस्टर्स। अगर हम लोग इन्वेस्टर्स पे बात करें तो इन्वेस्टर्स को भी इन्फ्लेशन से बेनिफिट मिलता है। इन्वेस्टर जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं कुछ समय के लिए, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उनको जाके एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने लगता है ना, क्योंकि इन्वेस्ट जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होता है, राइज कर रहा है इन्फ्लेशन में। तो जिस समय इन्वेस्टर ने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो कम प्राइस पे किए थे, लेकिन अब अगर उनका जो प्राइस है वो बढ़ जा रहा है तो इन्वेस्टर्स को उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने लगता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। इसमें पहला पॉइंट है इंक्रीज इन इमोरलिटी ड्यू टू इन्फ्लेशन, करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग एटसेट्रा इंक्रीजेज विच काउजेज इंक्रीज इन इमोरलिटी।
तो होता क्या है कि इन्फ्लेशन की वजह से करप्शन बढ़ने लगता है, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ने लगता है, तो इससे जो इमोरालिटी है, लोगों में जो जागरूकता होती है वो कम होने लग जाती है ना, और अनैतिकता बढ़ने लगती है। तो इसीलिए इनमोरालिटी का बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा होने लगता है इन्फ्लेशन में। ठीक है, अगला पॉइंट है इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी। इन्फ्लेशन काउजेस इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पाई जाती है, क्योंकि कंटिन्यू अगर प्राइस राइज होते रहेगा तो जो गवर्नमेंट है वो भी सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, फिर उस तरह से जो इकोनॉमी है, जो किसी कोई भी अर्थव्यवस्था, वो सही तरह से चल नहीं पाती है। अगला पॉइंट है इंक्रीज इन टैक्स। ड्यू टू इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल इंक्रीजेज। टू कंट्रोल दिस गवर्नमेंट इंक्रीजेज द टैक्स। इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है, तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है उस पर जो भी कमोडिटी है उस पर टैक्स को बढ़ा देती है, ताकि उनका जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट है सेविंग। सेविंग रिड्यूसेस। जो लोगों की जो सेविंग, जो बचत होती है वो कम होने लग जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन में होता है क्या, प्राइस राइज होने लगता है, तो जो कमोडिटी है वो ज़्यादा कीमत में मिलने लगती है, तो लोग जो सेविंग करते थे वो नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से सेविंग उनका कम हो जाता है। अगला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन काउजेज इंक्रीज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि आप लोग सोच रहे हो कि इन्फ्लेशन चूँकि इकोनॉमिक के लिए सही नहीं है तो इसमें एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ रहा है, ये तो अच्छी बात है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि ठीक है, आपका इनकम जो है वो पहले 30,000 रुपये कमाते थे, तो उसी में आपका जो खाने का व्यवस्था, घर चलाने का, वो सारा हो जाता था। लेकिन आपका इनकम अगर बढ़ के 1 लाख हो जा रहा है, लेकिन उसके साथ में जो कमोडिटी है उसका प्राइस राइज इतना ज़्यादा हो जा रहा है, मान लीजिए जो ब्रेड है वो पहले 10 रुपये मिलती थी, अब 1,000 रुपये मिलने लगी है, तो वो आपका इनकम भले 1 लाख हो गया, लेकिन वो इफेक्ट कर रहा है, वो कुछ उसका फ़ायदा होगा ही नहीं। आपके पास इनकम बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, लेकिन जब हम लोग उसको ब्रेड को परचेज़ ही नहीं कर पा रहे, मेरे पास पैसा रहने के बावजूद उसको परचेज़ नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो वेस्ट है। तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है कि ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, इन्फ्लेशन की वजह से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लेकिन प्राइस राइज इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उस पर फिर हम लोग इनकम बढ़ने से भी उसको परचेज नहीं कर पाते उस कमोडिटी को। ठीक है, अगला पॉइंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। एडवर्स इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो होता क्या है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो डोमेस्टिक गुड्स का जो प्राइस है वो बढ़ने लगता है, तो इस केस में हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। अपने अंदर जो, अपने देश के अंदर जो भी कमोडिटीज़ को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका हम लोग प्राइस इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो दूसरे देश है वो हम लोग से परचेस करते ही नहीं, हम लोग एक्सपोर्ट फिर नहीं कर पाते हैं। तो इस केस में क्या हो सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो उस पर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। हिंस इन्फ्लेशन हैज़ मिक्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, बट हाई इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज बैड फॉर एन इकोनॉमी। तो दोस्तों इन्फ्लेशन का जो है वो मिक्स्ड इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे। जैसे हम लोग ले सकते हैं कि प्राइस राइज हो जाता है तो ये बैड इफेक्ट्स है, लेकिन हम लोग वहीं पे ले सकते हैं कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहा है तो ये गुड इफेक्ट है। तो इसी वजह से कुल मिलाकर बात करें तो मिक्स्ड इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हाई इन्फ्लेशन जो वो हमेशा इकोनॉमी के लिए नुकसान होता है ना। हायर इन्फ्लेशन 10% से जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो वो इकोनॉमी को एडवर्सली इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन की ओर, मुद्रास्फीति का नियंत्रण। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज अप्लाइड बाय आरबीआई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। जी हाँ दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ आरबीआई ही अप्लाई कर सकता है, मतलब अपने देश में सिर्फ आरबीआई अप्लाई कर सकता है, और भी देश जो है उनका जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर कौन कौन सा स्टेप्स लिया जा सकता है। तो फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। पहला है कंट्रोल ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति में नियंत्रण। क्योंकि इन्फ्लेशन में होता है क्या है, लोगों के पास एक्सेस पैसा होने लगता है ना, बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, तो इसको कंट्रोल करना होगा। तो इसी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो मनी का जो सप्लाई है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। अगला पॉइंट है बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट। तो दोस्तों अब आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये बैंक रेट क्या है। तो बैंक रेट वही है जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पे लोन देती है, ठीक है, और फिर कमर्शियल बैंक जब हम लोगों को जो लोन देती है वो रेट को हम लोग मार्केट रेट बोलते हैं। तो जब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मनी का सप्लाई होने लगता है तो उस केस में क्या करता है, जो आरबीआई है वो बैंक रेट को बढ़ा देता है।
तो जब आरबीआई ने बैंक रेट को बढ़ा दिया है तो जो कमर्शियल बैंक है उसको भी अपना मार्केट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस केस में जो लोग हैं वो लोन नहीं ले पाते हैं और इसमें जो पैसे का सप्लाई है वो लोगों के पास कम होने लग जाता है ना। लोग चूँकि लोन नहीं लेंगे तो उनके पास पैसा नहीं होगा, तो वो अपना जो मनी का सप्लाई है वो रिड्यूस हो जा रहा है। अगला पॉइंट है बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटी को सेल करने पर। क्योंकि आरबीआई क्या करता है इन्फ्लेशन के टर्म में, जब इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में तो आरबीआई जो अपनी जो सिक्योरिटी है उसको सेल करने लगता है। तो इस केस में क्या होता है, जो पैसा है वो लोगों से आरबीआई की ओर ट्रांसफ़र होने लगता है ना। आरबीआई क्या करता है, जो सिक्योरिटी है वो सेल करता है और लोग क्या करते हैं उसको परचेस करते हैं, परचेस करके रखते हैं फ्यूचर के लिए। तो जो पैसा है वो लोग कहाँ को इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो पैसा डायरेक्टली आरबीआई के पास जा रहा है। अगला पॉइंट है बाय इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर को बढ़ाने से। तो दोस्तों होता क्या है, जब आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देती है तो जो कमर्शियल बैंक्स के जो कैपेसिटी होता है लोन देने के लिए वो कम हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, आरबीआई जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल में कर लेता है। तो इससे क्या होता है, जो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में वो रिड्यूस होने लग जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। अगला है हमारा फिजिकल पॉलिसी। बाय फिजिकल पॉलिसीज फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन। आइए देखते हैं फिजिकल पॉलिसीज के अंतर्गत क्या स्टेप्स लिया जा सकता है। पहला है बैलेंस्ड बजट। दोस्तों इन्फ्लेशन होता क्यों है, क्योंकि कभी डिफिसिट बजट के कारण इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है इकोनॉमी में। तो डिफिसिट बजट में क्या होता है वो मैंने पहले ही बता दिया है। तो चूँकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो डिफिसिट बजट को ना देखकर हम लोग सरप्लस बजट की ओर देखें, है ना। जो लेकिन जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है उसको तो अपना कंट्रीज़ को डेवलप्ड भी करना है। तो इस केस में सरप्लस बजट अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसमें जो इकोनॉमिस्ट है उनका कहना है कि ठीक है, अगर आप सरप्लस बजट नहीं बना सकते तो एटलीस्ट बैलेंस्ड बजट आप लोग बना के चले, है ना। क्योंकि बैलेंस्ड बजट बना रहेगा तो जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट का वो तो डिफिसिट बजट की तुलना में थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इससे इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया जा सकता है। अगला पॉइंट लोन पॉलिसीज। एक्सटर्नल लोन शुड बी रिड्यूस्ड एंड इंटरनल लोन शुड बी इंक्रीज्ड। दोस्तों जब हम लोग इंटरनेशनल मार्केट से लोन लेते हैं उसको हम लोग एक्सटर्नल लोन कहते हैं, और जब अपने देश के अंदर ही कोई इंटरनल मार्केट से लोन लेते हैं तो उसको हम लोग इंटरनल लोन कहते हैं ना। मतलब अपने देश से बाहर से जब हम लोग लोन लेने लग जाते हैं उसको एक्सटर्नल कहेंगे, और देश के अंदर से हम लोग जब लोन लेते हैं उसको इंटरनल लोन कहेंगे। तो एक्सटर्नल लोन में होगा क्या कि जो लोन का जो रेट है, तो जो बाहरी देश से वो रेट अपना लगाता है, तो जो उस रेट के तौर पे हम लोग पैसे उनको देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा। तो जो हमारा देश का पैसा है वो कोई किसी और देश में चला जा रहा है, तो इस केस में इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस रहता है। इसलिए जो लोन पॉलिसीज़ है उसमें कहा गया क्या कि जो एक्सटर्नल लोन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा और इंटरनल लोन को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर लोन कोई लेना भी चाहता है तो अपने देश के अंदर ही से ही ले। ठीक है, अगला पॉइंट है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। दोस्तों चूँकि अगर गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा, जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करने से होता है क्या है कि जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बढ़ने लगता है तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। एग्जांपल पे हम लोग ले लें कि अगर कोई गवर्नमेंट ने फ़िलहाल में ही कोई रोड का कंस्ट्रक्शन किया है तो फिर ऐसा नहीं है कि उस पर 1 साल या 2 साल के बाद फिर से उस पर कुछ हुआ भी नहीं है तो फिर से एक बार उस पर तोड़ के फिर से नया रोड बनाया जाए। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ है उसको बंद करना पड़ेगा। तो इससे जो इन्फ्लेशन होगा उसमें कंट्रोल किया जाएगा थोड़ा बहुत। अगला है सेविंग पॉलिसीज़। तो सेविंग पॉलिसीज़ में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो इंकरेज करे लोगों को ताकि वो सेविंग को अपना बढ़ा सके, जितना ज़्यादा हो सके वो सेविंग कर सके, और जो सेविंग जो पैसे होते हैं वो बैंकों में जाए। तो जो पैसे बैंकों में जाएंगे फिर वो गवर्नमेंट उस पैसों का यूज़ कर सकती है ना, उसको चलन में ला सकती है। तो इससे क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन में कंट्रोल करने में हेल्प मिल सकता है। अगला पॉइंट है प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कि जो प्राइस राइज हो रहा है उस पर कंट्रोल पाया जा सके। तो मेन पॉइंट तो वही है, प्राइस राइज की वजह से ही ज़्यादा हम लोग का इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ लाना चाहिए जिससे कि हम जो प्राइस राइज है उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो इससे अगर प्राइस राइज पे कंट्रोल पाया जा सकता है तो फिर इन्फ्लेशन पे अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं अदर मेजर्स में। अदर मेजर्स में क्या क्या आ जाएगा, तो पहला है रेशनिंग। अब ये रेशनिंग होता क्या है कि जब गवर्नमेंट कम प्राइस पे लोगों को कमोडिटीज़ प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं हम लोग रेशनिंग। तो गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए क्योंकि जो पुअर क्लास पीपल्स हैं
वो परचेज़ नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा प्राइस राइज हो जाएगा तो कमोडिटीज़ को परचेज़ नहीं कर पाएंगे, इवन वो अपने खाने का सामान तक भी परचेज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में गवर्नमेंट जो है क्या करती है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होते हैं उनका जो प्राइस है वो लोग कम प्राइस पे ही लोगों को प्रोवाइड करवाए। अगला है इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट को इंकरेजेस करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ लाना चाहिए जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके, है ना। गवर्नमेंट प्रोडक्शन है को या प्रोड्यूसर्स जो भी है उनको इंकरेज करे, तो इस केस में जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, और फिर जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो फिर इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया जा सकता है। अगला है इंपोर्ट ऑफ कमोडिटीज़। क्योंकि दोस्तों हम लोग को क्या है कि इन्फ्लेशन होता क्यों है, क्योंकि मार्केट में जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाता है इस वजह से। तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर जो देश है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा, इंपोर्ट करे, दूसरे देशों से इंपोर्ट कर ले। तो इसमें क्या हो सकता है, जो सप्लाई है वो उसको बढ़ाया जा सकता है। तो जब सप्लाई बढ़ेगा तो फिर जो डिमांड है वो सप्लाई के बराबर लगभग आ सकता है, तो उस केस में जो प्राइस राइज है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है। अगला है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस में होता क्या है कि जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप है उनको डियरनेस अलाउंस का रूप में कुछ पैसे दिए जाए, या कुछ जो भी जिस तरह से भी सहयोग कर सके गवर्नमेंट वो किया जाए, जिससे कि उनका जो प्रॉब्लम्स होगा, जैसे इन्फ्लेशन में फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले को ज़्यादा परेशानी होती है, तो उनका जो प्रॉब्लम्स है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है। अगला है फ्रीजिंग द वेज, मजदूरी में कटौती। क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लेशन होने से क्या होता है कि जो वेज है वो भी बढ़ने लगता है, जो लेबर क्लास का जो वेज है वो बढ़ने लगता है। तो उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, वेज मजदूरी में कटौती करके उसको कंट्रोल कर सकती है। ठीक है। तो इन सब उपायों से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो इन्फ्लेशन है उस पर कंट्रोल पा सकती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि जो इन्फ्लेशन है उसका इफ़ेक्ट्स क्या होता है, इन्फ्लेशन के काउजेस क्या हैं, और उस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, वो भी हम लोगों ने आज समझा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे मदद मिल सके। जनरली इन्फ्लेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये यूजी सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम हो या पीजी सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम हो, दोनों में ही ये बहुत ही बार पूछे गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग ले सकते हैं। और अगर आप लोगों ने पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।